चलिए बात करते हैं अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का आपका यही टॉपिक है, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन। लेकिन ये अवतल गोलीय अपवर्तक सतह जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तब अपवर्तन क्या होगा, और जब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तब इसका अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तन को अपवर्तनांक कर लें तो सही रहेगा, अपवर्तनांक। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसमें पहला हम पढ़ेंगे जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये आता है कि अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए जब वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हो या जब वह आभासी प्रतिबिंब बनाता हो। तो पहले हम वास्तविक की बात करेंगे, फिर आभासी की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ऐसा गोलीय अपवर्तक सतह लेंगे जिसका अपवर्तक सतह कैसा हो, अवतल हो। तो अवतल गोलीय अपवर्तक सतह क्या होता है, कौन बताएगा? अवतल गोलीय अपवर्तक सतह क्या होता है? ठीक, मतलब ऐसा गोलीय अपवर्तक सतह जिसका अवतल भाग की तरफ क्या हो, वायु, उसे हम अवतल गोलीय अपवर्तक सतह कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक अवतल गोलीय अपवर्तक सतह की रचना करते, ध्यान से समझिएगा, लंबा डेरिवेशन है, इधर उधर बात करेंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा फोकस समझने पर। तो ये एक अवतल गोलीय अपवर्तक सतह है जिसके इधर हवा है और इधर सघन माध्यम। जो इधर हवा है इसका अपवर्तनांक N1 है, इधर जो माध्यम है सघन उसका अपवर्तनांक N2 है, और इस गोलीय अपवर्तक सतह का नाम है X और Y। ठीक है, इसका ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव, और ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पर हम एक वस्तु रखेंगे, यह है वस्तु O। ध्यान से समझना, वो अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O स्थित है। ठीक है, इससे एक किरण जो है OP दिशा में चल रही है, जो सीधे क्या हो गई, पार हो गई। क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी भी अपवर्तक सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना विचलित हुए सीधे वो पार हो जाती है। उसके लिए आपतन और अपवर्तन दोनों कोण 0 हो जाता है। कोई भी सतह है, अगर वो अपवर्तक सतह है और उस पर प्रकाश की किरण एकदम 90 डिग्री, मान लीजिए सतह है और प्रकाश की किरण एकदम इस पे 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ये सीधे पार हो जाएगी। जब सीधे पार हो जाएगी तो न तो इसका आपतन कोण बनेगा और न ही अपवर्तन कोण बनेगा, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 0। तो ये जो यहाँ से किरण वस्तु से चल रही है OP दिशा में, वो इस अपवर्तक सतह पर लंबवत पड़ रही है, और लंबवत पड़ने के कारण ये बिना विचलित हुए सीधे पार निकल जाती है। ठीक, दूसरी किरण जो है वस्तु से वो ये चल रही है ऐसे। ठीक है,
जहां पर ये टकरा रही है उस पॉइंट का नाम है ए। ठीक है, उस पॉइंट का नाम है ए। वक्रता केंद्र से इस पॉइंट पर हम एक अभिलंब डालेंगे, यहां से इस पर हम एक अभिलंब ऐसे खींच देंगे, ये अभिलंब है। अब किरण जो है दूसरे माध्यम में इंटर करेगी यहां से, तो जब दूसरे माध्यम में इंटर करेगी तो दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। तो जब ये दूसरा माध्यम सघन है तो ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अगर ये अभिलंब की ओर झुक रही है तो अभिलंब ये है ना, इसको जाने का रास्ता क्या है, ऐसे है, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अब अभिलंब की ओर झुकेगी। ध्यान से सुनिएगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो इधर जाएगी, इधर जाएगी ना। तो जब इधर जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखना ध्यान से, जब ये किरण ऐसे चली जाएगी तो इसको हम डाट डाट करके पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, देखना ध्यान से, इसको सीधे पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, ऐसे यहां पर आके इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा आई, ये किस लाइन के काटने से बन रहा है, डॉटेड, सॉरी ये गलती हो गया, आभासी होगा अभी, आभासी, वास्तविक की भी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कटा, ये उसका इमेज बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से इस पर ऐसे हमने एक लंब खींच दिया, ऐसे ऐसे अभिलंब खींच दिया, और ये है यन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, यानी ये जो कोण हमने यहाँ पे दिखाया है ये कोण है आई, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित, और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच का कोण बना अपवर्तन कोण आर। अगर ये अपवर्तन कोण है तो ये भी कोण कौन सा होगा, आर ही होगा, सही है, दिख रहा है ना, ये क्लियर दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, अरे तुम वो सबको नहीं आ रहा, 1 मिनट, फिर इसको बड़ा कहाँ गए, ठीक है, बड़ा करना पड़ेगा, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गई बस ओ, ये प्रकाश की किरण सीधे निकल गई पार, एक्स वाई अवतल सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण सीधे यहाँ पर आती है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये आ रही है सीधे इसको ऐसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जब वक्रता केंद्र से इस पे आप लंब खींचेंगे, लंब ऐसे, ये अभिलंब है, ठीक है। अब ये किरण क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अभिलंब की ओर झुक कर ये ऐसे चली जाएगी, अब दिख रहा है ना। तो ये जो कोण बना अपवर्तन कोण आर हो गया, ठीक, और ये बन गया पूरा आपतन कोण आई, ये पूरा आपतन कोण बन गया आई, ठीक। अब ये जो किरण ऐसे विचलित होके जा रही है, इसको सीधे पीछे की ओर लाएंगे ऐसे, पीछे की ओर जब लाएंगे ऐसे, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो हो जाएगा वस्तु का इमेज आई, सही है। अब देखिए, अगर ये आर है तो ये भी कोण क्या बना, आर होगा, अब क्लियर है ना। अच्छा, यहां से आप एक अभिलंब डाल दीजिए मुख्य अक्ष पर ऐसे, ये अभिलंब हो गया एन, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, ठीक। इधर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है, इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n2, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण,
अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण और अविलंब मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी को हमें सॉल्व करना। ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, u। बाएं तरफ है इसलिए -u। ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो होती है v, लेकिन ये भी बाएं तरफ है तो -v। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या r, बाएं तरफ है इसलिए -r। सभी दूरी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान देना, अगर कोई त्रिभुज बनाया जाए, ज्यामिति मैथ में समझिएगा, मैथ का एक रूल है, अगर ये कोई त्रिभुज बनाया गया है, इस त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा दें, मान लीजिए जिस भुजा को हम बढ़ा दें तो यहाँ एक कोण बन गया। इस कोण को हम कहते हैं बहिष्ठ कोण। क्या कहते हैं, बहिष्ठ। बहिष्ठ मीन्स होता है बाहर, त्रिभुज के बाहर बना कोण। तो ये त्रिभुज के बाहर का कोण है और यह कोण इन दो कोणों के योग के बराबर रहेगा। इन दोनों कोणों को जोड़ने पे जो मान आएगा वो हमेशा इसके बराबर ही आएगा। इस कोण का योग नहीं करेंगे, जहां पर बहिष्ठ कोण बनेगा उसके पास वाले कोण की बात नहीं होगी, ध्यान रखना, उसके पास वाले कोण की बात नहीं होगी, बाकी दो कोणों का योग बहिष्ठ कोण के बराबर हो जाएगा। सही है, चलिए अब यहां पर देखिए हम त्रिभुज लेते हैं, समझिएगा। त्रिभुज समझना, ओ ए सी दिखा, त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी से अगर इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए तो ये कोण क्या है, उसका बहिष्ठ कोण है, बाहर का कोण है। अगर इस त्रिभुज में देखें ओ ए सी में तो है त्रिभुज के क्या है, बाहर है। इसका मतलब कोण जो गामा है वो बराबर होगा किसके, कोण अल्फा, और ये पूरा कोण क्या है आई। ठीक है, कोण अल्फा प्लस कोण आई के। ठीक है, हमें यहाँ पर कोण आई निकालना है। कोण आई निकालेंगे तो अल्फा को राइट से लेफ्ट करेंगे, जब ये राइट से लेफ्ट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा कोण आई बचा, और ये इधर आ गया तो कोण गामा माइनस कोण अल्फा। सही है, और ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब दूसरे त्रिभुज पे बात करें। दूसरा त्रिभुज है आई ए सी, ये वाला त्रिभुज देखिए आई ए सी देखा, त्रिभुज आई ए सी से यहां पर भी यही रूल लागू करेंगे। तो देखिए ये कोण है आर, ये कोण है बीटा, और ये है बहिष्ठ कोण, है कि नहीं है। इसका मतलब कोण जो गामा है वो बराबर होगा कोण बीटा प्लस कोण आर। सही है, अब देखिए आर निकालना है, फिर बीटा को इधर भेजना पड़ेगा, तो कोण आर बराबर आएगा गामा, कोण गामा माइनस कोण बीटा। सही है, और ये बनेगा समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण बना। अब यहाँ इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप कोण आई और कोण आर का मान त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण का फॉर्मूला है उसकी सहायता से आप क्या करोगे, निकाल लोगे। क्लियर। दूसरा जो स्टेप अब हम जो करने वाले हैं वो है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, तो यहाँ स्नेल का नियम लागू होगा। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम ही स्नेल का नियम है, तो चाहे प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम कहें या स्नेल का नियम कहें। स्नेल का नियम क्या है, 1n2 बराबर साइन आई बटा, यही है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखना, ये जो 1n2 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n2 बटा n1। जो बाद में लिखा है उसको अंश में लिखेंगे, जो पहले लिखा है उसको हर में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बराबर साइन
आई बटा साइन आर। अगर मान लीजिए कि जो आई और आर छोटा कोण अगर हो, बहुत छोटा हो, ऐसे कंडीशन में जब कोण छोटा हो जाता है तो अगर tan आई है तो केवल आई लिखेंगे, tan बी है तो केवल बी लिखेंगे, साइन आई है तो केवल आई लिखेंगे। जब कोण छोटा हो जाता है तो केवल कोण को लिखा जाता है, उसके साइन कास tan को नहीं लिखा जाता। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ पर यदि हम ये मान लें कि यदि आई और आर क्या है, छोटा है या छोटा कोण है, अगर ऐसा है वो तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो जो साइन आई है वो लगभग आई के क्या हो जाएगा, बराबर, और जो साइन आर है, जो साइन आर है वो लगभग बराबर हो जाएगा आर के। नीचे दिख रहा है ना? हाँ, चलिए अब नहीं दिखेगा, चलिए नहीं देख, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को। अब यहाँ साइन आई की जगह क्या लिख देंगे और साइन आर की जगह, तो अब आपको मिलेगा n2/n1 बराबर आई बाई आर, ऐसे मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n2r बराबर n1i। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से आई और आर का जो मान आपने निकाला है वो मान यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान रखने पर, ये मान रख दे यहाँ पर, तो देखिए n2 आर का मान क्या, देखिए आर का मान है गामा माइनस बीटा, यानी गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए n1 आई का मान है गामा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे गामा माइनस अल्फा। अब इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, n2 गामा माइनस n2 बीटा बराबर n1 गामा माइनस n1 अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब गामा वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, गामा वाला टर्म एक तरफ, देखिए गामा इधर है, इसको इधर लाइए इस गामा के पास, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव जब इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर ये बीटा वाले को उधर ले जाएंगे, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, और इधर पहले से ये निगेटिव है और ये इसमें से गामा कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 गामा बराबर n2 बीटा माइनस n1, और ये हो गया समीकरण 3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बारी बारी से अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा। देखिए अभी ये मान कैसे निकलेगा, समझना ध्यान से। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए एन, ओ ए एन, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ओ ए एन से अगर हम tan अल्फा लिखें, tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे, तो लंब हो गया an और आधार हो जाएगा ON, O से N, ये हो गया त्रिभुज, त्रिभुज आई ए एन, इस वाले त्रिभुज से, ये भी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज आई ए एन से tan बीटा निकालिए, tan बीटा बराबर an बटा आई एन, सही है, लंब बटे आधार हो गया। अब यहां से tan गामा का भी मान निकाल लीजिए, त्रिभुज सी ए एन, ये भी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज सी ए एन से यहां से भी देखिए tan गामा, tan गामा बराबर हो जाएगा ए एन बटा सी एन,
यहां तक टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा का मान आ गया। हमें केवल अल्फा बीटा गामा का मान चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि अल्फा बीटा क्या है, छोटा कोण है। क्या है, छोटा। यदि अल्फा बीटा गामा छोटा कोण है तो क्या होगा, जो टेन अल्फा है वो लगभग अल्फा के, जो टेन बीटा है वो लगभग बीटा के, और जो टेन गामा है वो लगभग गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब कि अल्फा बराबर हो गया, अल्फा बराबर हो गया an बटा ON, सही है। बीटा बराबर हो गया an बटा IN, और गामा बराबर हो गया an बटा CN। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देना, अगर ये पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है P के समीप आ जाए, जब सब कोण छोटा होगा तो है यहाँ नहीं होगा, ये तो बहुत पास आएगा ना, तभी तो छोटा बनेगा। तो अगर ए P के समीप हो तो n कहाँ पर आएगा, P पर आएगा नहीं आएगा। तो यदि ए P के क्या हो, समीप हो, तो क्या होगा, n P पर होगा। n कहाँ चला जाएगा, P पर। और जब n P पर चला जाएगा तो जो आपने ON लिखा है वो OP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ON बराबर OP, IN बराबर हो जाएगा IP, और जो CN है वो बराबर हो जाएगा CP। सही है, क्योंकि n P पर चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो ON OP हो गया, IN IP हो गया, CN CP हो गया, इसमें रख दीजिए। ठीक है, तब देखिए, तब अल्फा बराबर हो गया क्या, AN बटा OP हो गया, बीटा बराबर हो गया AN बटा IP, और गामा AN बटा CP। दिख रहा ना, यहां तक हो गया। अब ये अल्फा बीटा गामा का मान मिल गया आपको। अब ये सभी अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहां पर देखिए, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, मान रख दें तो देखिए क्या मिलेगा, ध्यान देना, n2 माइनस n1, सही है। गामा, गामा का मान देखिए AN बटा CP बराबर n2 बीटा का मान AN बटा IP माइनस n1 अल्फा, अल्फा का मान देखिए बटा OP। AN कॉमन लेके दोनों तरफ से AN को खत्म कर दीजिए। देखिए यहां से AN कॉमन लेके इस AN को काट दीजिए, तो बचेगा क्या यहाँ पर, n2 माइनस n1 बटा CP बचा ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा n2 बटा IP, और यहाँ हो जाएगा n1 बटा OP। क्लियर। अब देखिए C से P तक की दूरी क्या है, -12, तो n2 माइनस n1 बटा माइनस बराबर, फिर है n2 IP है, IP का मान क्या है -v माइनस n1 OP का मान है माइनस कॉमन लेके काट दीजिए दोनों तरफ से। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, इस माइनस को काट दीजिए, तो आपके पास बचा n2 माइनस n1 बटा, और इधर बचा
N2/V माइनस N1/U, ठीक है, ये एक सूत्र हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, अगर N1 को कॉमन किया जाए इस N1 को, तो क्या लिख सकते हैं? नीचे दिख रहा है वो, नहीं दिख रहा, तो यहां तक नोट कर, कहाँ ऊपर भाई, उतने में नहीं होगा, करिए वहां तक, फिर आगे बताते हैं। जल्द करिए। चलिए देखिए इधर, इसमें से N1 को कॉमन कर दीजिए, तो जब N1 कॉमन करेंगे तो देखिए यहां से तो N1 कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ N1 नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा N2/N1। देखिए फिर N1 से जब गुणा करेंगे, N1 से इसमें गुणा करेंगे तो N1 N1 N2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा? 1, क्या बचेगा? अब देखिए गुणा करेंगे इसमें तो N1 से N1 कट जाएगा, N2 आ जाएगा, और N1 का गुणा यहाँ करेंगे तो N1 आ जाएगा, तो N2 माइनस, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, बटा R। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही काम करना है, N1 को कॉमन करना है, तो यहाँ हो जाएगा N2/N1/V, और यहाँ पर जो है -1/U, ठीक है। अब देखिए N1 से N1 कट गया, और अभी यहाँ पर हमने लिखा था ना 1N2 जब था, तो हमने लिखा था N2/N1, देखा था ना, तो N2/N1 अगर यहाँ पर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1N2 -1/, और ये हो गया 1N2, ठीक है, V -1/, ये रिलेशन हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप।